बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड एमसीक्यूज फाइल्स के बारे में वीडियो को तैयार कर रहे हैं। इससे पहली वीडियो के अंदर भी मैंने कुछ एमसीक्यूज के बारे में आपको बताया था और उसको एक्सप्लेन किया था। तो आज इस सिलसिले के अंदर हमारी दूसरी वीडियो है और ये आईसीएस स्टूडेंट्स के लिए, डीकॉम स्टूडेंट्स के लिए, बीएसआईटी, बीएससीएस और उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो कंप्यूटर के बारे में बुनियादी मालूमात लेना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह ये वाली वीडियो जो है इससे आप बहुत कम वक्त के अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली स्लाइड के अंदर मैंने कीबोर्ड के मुख्तलिफ पार्ट्स को डिस्क्राइब किया है। अक्सर देखा गया है कि कंप्यूटर के जो हाई लेवल के स्टूडेंट्स भी होते हैं उनको कीबोर्ड्स के जो पार्ट्स होते हैं उनके नाम ही मालूम नहीं होते, जिसकी वजह से उनको काफ़ी तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो आज सबसे पहली स्लाइड के अंदर हम कीबोर्ड्स के बुनियादी पार्ट्स के जो नाम हैं उनके बारे में आगाही हासिल करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, इसको टाइपराइटर कीज कहा जाता है। और साथ ही मैंने कीज जो हैं, कीज का मतलब होता है बटन, उनको भी उसी कलर से हाईलाइट किया है और उनके नाम को भी उसी कलर से हाईलाइट किया है ताकि आप बड़ी आसानी के साथ कीज को आइडेंटिफाई कर लें। तो ये वाला जो पार्ट हमारे पास है इसको कहते हैं टाइपराइटर कीज। उसके बाद हमारे पास ये F1 से लेकर जो F12 तक कीज होती हैं इनको फंक्शन कीज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये वाली की हमारे पास एस्केप की कहलाती है। इस वीडियो के अंदर जो पहली स्लाइड जिसको हम रीड कर रहे हैं इसके अंदर कीज के पर्पसेस को डिफाइन नहीं किया गया, सिर्फ कीज मुख्तलिफ जो इसके सेक्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है। उसके बाद ये वाली जो की है हमारे पास, ये लेफ्ट साइड पे और ये राइट साइड पे, इसको कहते हैं शिफ्ट कीज। कीबोर्ड पे दो शिफ्ट कीज मौजूद होती हैं। उसके बाद ये हमारे पास जो की है इसको कहते हैं कंट्रोल कीज। ये भी राइट साइड पे होती है, लेफ्ट साइड पे होती है। उसके बाद ये येलो कलर्स के अंदर आल्ट कीज होती है। उसके बाद ये हमारे पास विंडो की होती है और ये भी विंडो की होती है। इसको भी यानी कि ये दो विंडोज कीज यहाँ पर मौजूद होती हैं। उसके बाद इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कीज होती हैं हमारे पास जो यहाँ पर मौजूद है, ये जहाँ पर मैं माउस को हाईलाइट कर रहा हूँ। उसके बाद ये हमारे पास कर्सर कीज होती हैं या इनको एरोस कीज के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हमारे पास ये जो येलो कलर के अंदर हमारे पास नजर आ रहा है सेक्शन, इसको कहते हैं न्यूमेरिक कीपैड। और ये जो ग्रीन कलर के अंदर है उसको कहते हैं एंटर की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कीबोर्ड के मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में इंट्रोडक्शन हो गई। आपकी ये असाइनमेंट है कि आप इसको 3-4 मिनट तक देखें और फिर इसको अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करें ताकि आपको बाद में किसी किस्म के प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। हु डिवेलप्ड द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर, के कंप्यूटर का जो बेसिक आर्किटेक्चर है वो किसने इजाद किया? तो ब्लेसी पास्कल, चार्ल्स बाबेज, जॉन वॉन न्यूमैन और नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है जॉन वॉन न्यूमैन ने इसको इजाद किया था कंप्यूटर के बेसिक आर्किटेक्चर को। अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की तादाद ऐसी है जिनको कंप्यूटर के आर्किटेक्चर का पता ही नहीं, तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम भी बना दिया है। सबसे पहले हमारे पास इनपुट डिवाइस होती है, उसके बाद सीपीयू, सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, फिर मेमोरी यूनिट और फिर आउटपुट डिवाइस। यानी ये सिंपलेस्ट हमारे पास फॉर्म है कंप्यूटर के आर्किटेक्चर की। ये तमाम स्टूडेंट्स को कम से कम इतने डायग्राम के बारे में लाजमी तौर पर मालूम होना चाहिए कि ये कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या होता है। अगर आपसे कोई कहे कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर की शेप ड्रा करे तो कम से कम आपको इतना लाजमी मालूम होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज साइमल्टेनियस राइट एंड रीड ऑपरेशन।
जो हम राइट एंड रीड ऑपरेशन कर सकते हैं वो रैंडम एक्सेस मेमोरी पे कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास रोम होती है वो रीड ओनली मेमोरी है, इस पे डेटा को राइट नहीं कर सकते। और जो रैम हमारे पास होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके अंदर डेटा को राइट भी कर सकते हैं और डेटा को रीड भी कर सकते हैं। ये हमारे पास रैम होती है, यहाँ पर मैंने इसको शो भी करवा दिया है। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज अ पेरिफेरल डिवाइस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। नंबर 1 CPU, नंबर 2 कीबोर्ड, नंबर 3 मॉनिटर एंड नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये बात समझने वाली है कि पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, पेरिफेरल डिवाइसेस वो वाली होती हैं जिनकी प्रीसेंस कंप्यूटर के लिए कंपलसरी नहीं होती, कंप्यूटर उनके बगैर भी वर्क कर सकता है। अब आप जरा देखें, क्या सीपीयू के बगैर कंप्यूटर वर्क कर सकता है? नो। कीबोर्ड के बगैर कंप्यूटर वर्क कर सकता है? यस। मॉनिटर के बगैर कंप्यूटर वर्क कर सकता है? यस। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया इसका? इसका आंसर हमारे पास आ गया सीपीयू, यानी सीपीयू के बगैर कंप्यूटर वर्क ही नहीं करेगा। आप कंप्यूटर को ऑन ही नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? सीपीयू। ये देखिए, और साथ मैंने सीपीयू के बारे में बता भी दिया कि सीपीयू इज नॉट कंसीडर्ड एज अ पेरिफेरल डिवाइस। कंप्यूटर को पेरिफेरल डिवाइस के तौर पर कंसीडर नहीं किया जाता, एज इट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि ये कंप्यूटर का प्राइमरी कंपोनेंट है, सबसे ज्यादा अहम कंपोनेंट है। एंड कंप्यूटर सिस्टम कैन नॉट वर्क विदाउट अ सीपीयू। और कंप्यूटर सिस्टम का जो है वो सीपीयू के बगैर काम नहीं कर सकता। पेरिफेरल डिवाइसेस आर नॉट द इसेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, कि जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं वो कंप्यूटर का ज़रूरी हिस्सा नहीं होती। एंड कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्सिलरी डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू एंड वर्क्स विद द कंप्यूटर सच एज माउस, कीबोर्ड एटसेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट मूव करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज फास्टेस्ट। कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी सबसे तेज होती है? नंबर 1 रजिस्टर, नंबर 2 हार्ड डिस्क, नंबर 3 रैम, नंबर 4 नन ऑफ दी एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है रजिस्टर। अब रजिस्टर एक बहुत ही छोटी मेमोरी होती है जो कि सीपीयू के अंदर वाक़या होती है, जो कि डेटा को टेम्परेरीली यानी आर्जी तौर पर स्टोर करने के लिए काम आती है। इसकी बुनियादी तौर पर दो अकसाम होती हैं, नंबर 1 स्पेशल पर्पस रजिस्टर और नंबर 2 जनरल पर्पस रजिस्टर। तो सीपीयू रजिस्टर आर हाई स्पीड मेमोरी। सीपीयू रजिस्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तार मेमोरी होती है इनसाइड द प्रोसेसर चिप, जो कि प्रोसेसर चिप के अंदर वाक़ होती है। एंड यूज्ड बाय द प्रोसेसर, और प्रोसेसर इसको इस्तेमाल करता है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान। तो इसका करेक्ट आंसर नंबर 1। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस performed by the ALU। ALU stands for arithmetic and logic unit, यानी अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है ALU और लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता है। अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन। और लॉजिकल ऑपरेशन कौन से होते हैं कि जहां पर हमें वैल्यूज को कंपेयर करने की जरूरत पेश आए। मसलन 2 इज लेस देन 3 और 5 इज ग्रेटर देन 2 एंड सो ऑन। और डेटा मैनिपुलेशन का क्या मतलब होता है? डेटा मैनिपुलेशन का मतलब होता है डेटा के ऊपर मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशन करना, डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को डिलीट करना, डेटा को अपडेट करना। और एक्सपोनेंट मालूम करना, स्क्वायर रूट मालूम करना, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑल ऑफ द एबव, यानी ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है वो डेटा मैनिपुलेशन के लिए भी काम आता है। इसके ज़रिए मुख्तलिफ तरह के मैथमेटिकल जो टास्क हैं वो भी हम बड़े इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट इज यूज टू स्टोर डेटा, कि कौन सा फॉर्मेट कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है डेटा को स्टोर करने के लिए? डेसिमल नो, ऑक्टल नो, BCD तो बाइनरी कोडेड डेसिमल, हेक्साडेसिमल। तो जहां पर बाइनरी का लफ्ज आएगा उसको आपने टिक कर देना है। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्मेट इज यूज टू स्टोर द डेटा इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी।
और यहाँ पर मैंने इसका एब्रीविएशन भी लिख दिया है। फुल फॉर्म इसकी द BCD स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट मूव करते हैं। नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड टू स्पीड अप द कंप्यूटर प्रोसेसिंग। के दर्ज झेल में से कौन सी मेमोरी इस्तेमाल होती है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को तेज करने के लिए? कैश मेमोरी, रैम, रोम, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है कैश मेमोरी। अब इसकी डायग्राम भी यहाँ पर मैंने बना दिया। ये देखिए CPU है, ये रैम है, ये कैश है। तो ये एक और MCQ भी तैयार हो गया कि वेयर कैश मेमोरी एग्जिस्ट, के कैश मेमोरी कहाँ एग्जिस्ट करती है। तो क्या हम लिखेंगे CPU और रैम के दरमियान कैश मेमोरी एग्जिस्ट करती है। अब इसका छोटा सा नोट भी देख लें। द CPU यूजेस द कैश मेमोरी टू स्टोर इंस्ट्रक्शन और डेटा दैट आर रिपीटेडली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। कि CPU कैश मेमोरी को इस्तेमाल करता है उन हदायत या डेटा को आर्जी तौर पर स्टोर करने के लिए जिनका इस्तेमाल बार बार हो रहा होता है, दस इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस एंड स्पीड ऑफ द होल सिस्टम, जिससे हमारे होल सिस्टम की परफॉर्मेंस और स्पीड काफ़ी ज़्यादा बेहतर और तेज़ हो जाती है। माय स्टूडेंट्स, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आमतौर पर जो कंप्यूटर रिलेटेड पर्सन है वो भी इसको कंसीडर नहीं करते। कैश मेमोरी किस तरीके से हमारे होल सिस्टम को स्पीड अप करती है? बड़ी सिंपल एग्जांपल है। आप कोई भी प्रोग्राम को जब फर्स्ट टाइम कंप्यूटर को टर्न ऑन करने के बाद ओपन करते हैं, मिसाल के तौर पर आपका कंप्यूटर बंद था, आपने इसको टर्न ऑन किया, उसके बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोग्राम ओपन किया। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोग्राम ओपन करते हैं तो वो रैम के ऊपर ओपन होता है, ठीक है जी, रैम के ऊपर ओपन होता है और साथ ही CPU उसकी एक कॉपी जो है वो कैश मेमोरी के ऊपर भी रख लेता है, स्टोर कर लेता है। नेक्स्ट टाइम जब आप प्रोग्राम को बंद करके ओपन करते हैं तो पहले CPU उसको चेक करता है कि उस प्रोग्राम की कॉपी आया कैश मेमोरी के अंदर मौजूद है, और जब कैश मेमोरी के अंदर मौजूद होती है तो हमारा प्रोग्राम एज कंपेयर टू प्रीवियस टाइम रैपिडली एट अ ग्रेट स्पीड, काफ़ी तेज़ी के साथ ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपने होल सिस्टम की परफॉर्मेंस को बड़ी इजीली चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ गया द एड्रेस इन द मेन मेमोरी इज नोन एज। जो मेन मेमोरी के अंदर एड्रेस होता है उसको लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं कि सब्ट्रैक्शन इन कंप्यूटर इज कैरिड आउट बाय। ये मुख्तलिफ तरह के कंप्लीमेंट्स मेथड होते हैं, वंस कंप्लीमेंट, टूस कंप्लीमेंट। तो सब्ट्रैक्शन इन कंप्यूटर मेमोरी, जो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर सब्ट्रैक्शन होती है उसके लिए कंप्यूटर टूस कंप्लीमेंट मेथड को इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे इन विच द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर। कि किस तरीके से कंप्यूटर जो है उसके मुख्तलिफ पार्ट्स आपस में कनेक्ट होते हैं। तो बहुत ही ईजी आंसर है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज अ टेक्निक थ्रू विच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कनेक्टेड। नेक्स्ट मूव करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर बस कनेक्ट द CPU टू ए मेमोरी ऑन द सिस्टम बोर्ड। कि कौन सी जो हमारे पास बस है वो CPU को कनेक्ट करती है मेमोरी के साथ सिस्टम बोर्ड के ऊपर, यानी मदरबोर्ड के ऊपर। तो इसका जवाब है सिस्टम बस। यहाँ पर मैंने डायग्राम भी बना दी है। ए सिस्टम बस इज अ सिंगल बस दैट कनेक्ट्स द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कि सिस्टम बस हमारे पास ऐसी बस है जो कि कंप्यूटर के मेजर कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करती है। उसके बाद आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द CPU। कि कौन सा मेमोरी यूनिट जो है वो बराह रास्त CPU के साथ कम्युनिकेट करता है। तो इसका जवाब हमारे पास है मेन मेमोरी। नेक्स्ट मूव करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द कंप्यूटर स्टोर्ड इज डेटा इन मेमोरी। अब देखें ये क्वेश्चन पहले भी आ गया है, लेकिन अब मैंने इसकी शेप को चेंज करके आपके सामने दिया है ताकि आप अपने आप को भी चेक कर सकें कि आप कितनी कंसंट्रेशन के साथ मेरी वीडियो को देख रहे हैं। कि दर्ज झेल में से कौन सा तरीका कंप्यूटर इस्तेमाल करता है डेटा को स्टोर करने के लिए? हेक्साडेसिमल, ऑक्टल फॉर्म, बाइनरी फॉर्म, डेसिमल फॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि बाइनरी फॉर्म। यहाँ पर इसकी मैंने डायग्राम भी बना दी।
माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, यानी 0 एंड 1 को। आपने कोई टेक्स्ट लिखना हो वो भी बाइनरी फॉर्म के अंदर स्टोर होगा, आपने कोई डायग्राम बनाना हो वो भी बाइनरी फॉर्म के अंदर स्टोर होगा, आपने कोई ईमेल मैसेज करना हो वो भी बाइनरी फॉर्म के अंदर जो स्टोर होगा, एंड सो ऑन। यानी आपने कंप्यूटर के ऊपर कोई भी काम करना है वो बाइनरी फॉर्म के अंदर ही कंप्यूटर में उसकी प्रोसेसिंग होती है। नेक्स्ट आ गया, वेयर इज द डॉक्यूमेंट टेम्परेरीली स्टोर्ड ड्यूरिंग वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट ऑन पीसी, कि कहाँ पर जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट या हमारी फाइल आर्जी तौर पर स्टोर होती है जब उस डॉक्यूमेंट पर हम काम कर रहे होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, बिकॉज इट इज एन टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है, इसके अंदर हम डेटा को परमानेंट स्टोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 4 बिट्स। ये प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं इसके बारे में काफ़ी डिटेल से आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन से हमारे पास यूनिट्स होते हैं डेटा को स्टोर करने के। तो 4 बिट्स इज इक्वल टू निबल। उसके बाद हमारे पास आ गया व्हाट इज द कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर, कि स्टैक पॉइंटर का कंटेंट क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, स्टैक पॉइंटर जो है वो डेटा को स्टोर करने का एक तरीका है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं, और इसके अंदर जो हमारे पास टॉप एलिमेंट होता है उसका एड्रेस होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, व्हाट डज EEPROM स्टैंड फॉर, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये फुल फॉर्म है हमारे पास EEPROM। उसके बाद व्हाट डज DRAM स्टैंड फॉर, DRAM स्टैंड फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक को कहते हैं SRAM और दूसरे को कहते हैं DROM। चलिए यहाँ पर आपकी आसानी के लिए मैं मेंशन भी कर देता हूँ। ये हमारे पास रैम, ये रैम है, इसकी दो टाइप्स होती हैं माय डियर स्टूडेंट्स। पहली किस्म को कहते हैं SRAM, और जो हमारे पास दूसरी किस्म होती है उसको कहते हैं DRAM। ये एक और ऑब्जेक्टिव भी आपका तैयार हो गया कि रैम की कितनी टाइप्स होती हैं हमारे पास, बुनियादी टाइप्स होती हैं। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ स्टैटिक रैम, ये भी आप अच्छे तरीके से इसको ज़हनशीन कर लें, स्टैटिक रैम। और डायनामिक रैम के बारे में तो मैंने मेंशन कर ही दिया आपको कि DRAM स्टैंड फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और SRAM स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट मूव करते हैं, द मेन कंपोनेंट्स और बेसिक यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर। कंप्यूटर सिस्टम के जो मेन कंपोनेंट्स है, बुनियादी हिस्से, वो कौन कौन से हैं। इनपुट आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, ऑल ऑफ द अबव। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा अपनी इस बात को रिपीट कर चुका हूँ, दोबारा फिर आपसे कह रहा हूँ कि आपने MCQs के अंदर तमाम ऑप्शंस को अच्छे तरीके से पहले रीड आउट करना है, रीड आउट करने के बाद फिर आपने टिक करना है। जब तक कम से कम हर दी गई ऑप्शन को आप 2 दफ़ा रीड आउट अच्छे तरीके से ना कर लें, आपने अपने आंसर पे टिक नहीं करना। तो इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। ये देखें, एलिमेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, इनपुट भी उसके अंदर होती है, आउटपुट भी होती है, ये पहले पॉइंट के अंदर ये देखें। उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो मुख्तलिफ तरह की प्रोसेसिंग करने के काम आता है, और मेमोरी यूनिट स्टोरेज यूनिट, ये मेमोरी यूनिट यानी इसके ऊपर अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम कंप्यूटर के एलिमेंट्स कहलाते हैं। कई दफ़ा ये ऑब्जेक्टिव भी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव भी और शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाता है कि राइट द नेम्स ऑफ द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो आपको ये चारों लिखने पड़ेंगे, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। नेक्स्ट है द मेन फंक्शन ऑफ द इनपुट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर आर। मेन जो फंक्शन है वो कंप्यूटर के इनपुट यूनिट का वो कौन सा है। अब इसको रीड आउट करें। इट रीड्स और एक्सेप्ट द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम द आउटसाइड, यानी ये आउटसाइड से, यानी ये मुख्तलिफ सोर्सेज से डेटा को एक्सेप्ट करता है, और इन
इट कन्वर्ट्स दीज इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट, और फिर ये इन हदायत को कन्वर्ट कर देता है कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म में, यानी बाइनरी फॉर्म में। थर्ड, इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू द सीपीयू, और फिर ये जो हमारा इनपुट यूनिट है ये कन्वर्टेड डेटा सीपीयू को प्रोवाइड करता है या मेमोरी को फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो ये तीनों के तीनों काम हमारा इनपुट यूनिट परफॉर्म करता है, यानी डेटा को हासिल करता है, डेटा को रीड करता है, लिस्ट इंस्ट्रक्शन डेटा फ्रॉम द आउटसाइड, और उसके बाद इसको बाइनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है और फिर सीपीयू और मेमोरी को प्रोवाइड करता है ताकि उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग की जा सके। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द डिवाइस यूज्ड टू फेच, फेच का मतलब होता है हासिल करना, और ब्रिंग इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस, यानी इनपुट डिवाइसेस के जरिए डेटा जो है या हदायत वो कंप्यूटर सिस्टम हासिल करता है। उसके बाद 22, द कंप्यूटर सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय विच कंपोनेंट, कंप्यूटर सिस्टम किस कंपोनेंट के जरिए कंट्रोल होता है? सीपीयू, रैम, रोम, सीपीयू एंड रैम। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर विच कंट्रोल्स द ओवरऑल कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर यूज्ड विद द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कौन कौन से यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं? बाइट्स, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ऑल ऑफ द अबव। ये लास्ट वीडियो के अंदर जो फर्स्ट वीडियो थी मेरी एमसीक्यूज की, उसके अंदर मैं इसको इन डिटेल डिस्कस कर चुका हूँ। इफ यू स्टिल हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आंसर है। फिर मदरबोर्ड इज आल्सो नोन एज, मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, कंबाइंड डिवाइस बोर्ड, सीपीयू बोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये हमारे पास मदरबोर्ड मौजूद होता है, इस पूरे बोर्ड को मदरबोर्ड के नाम से हम पहचानते हैं। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया, द हार्डवेयर इन विच डेटा इज स्टोर्ड परमानेंटली फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम, ऐसा हार्डवेयर जिसके अंदर डेटा जो है वो हम मुस्तकिल तौर पर परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। परमानेंटली का मतलब ये होता है कि अगर लाइट चली भी जाए तो हमारा वो डेटा लॉस्ट ना हो, उस डेटा को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे, तो कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। यहाँ पर मैंने डिटेल बता भी दिया है। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज इन अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बुनियादी तौर पर 3 तरह की सेकेंडरी स्टोरेज होती हैं। नंबर 1, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस सच एज यूएसबी, मेमोरी स्टिक्स, ये हमारे पास यूएसबी या इसको फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, ये सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस होती है। उसके बाद ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस सच एज सीडी, डीवीडी एंड ब्लू रे डिस्क, ये सीडी आ गया है। उसके बाद हमारे पास ये आ गया मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क ड्राइव, जो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होती है हमारे पास उसको हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, एन इलेक्ट्रॉनिक टूल दैट अलाउज इंफॉर्मेशन टू बी इनपुट, प्रोसेस्ड एंड आउटपुट इज कॉल्ड, कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक टूल, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि इंफॉर्मेशन को इनपुट करने की इजाज़त देता है, यानी जिसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन को इनपुट कर सकते हैं और उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर सकते हैं, उसके बाद हमें आउटपुट शो होती है, तो वो वाला काम हमारा कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है। What is the name given to the computer's short-term memory that is lost when the computer is turned off? के उस मेमोरी का नाम बताएं जिसके अंदर कंटेंट्स लॉस्ट हो जाते हैं, डेटा ज़ाया हो जाता है जब कंप्यूटर को हम बंद करते हैं, टर्न ऑफ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है रैम, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ टेम्परेरी मेमोरी। उसके बाद द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर टर्म्ड एज, जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के माय डियर स्टूडेंट्स उनको हार्डवेयर कहते हैं।
कि हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, और हार्डवेयर इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं, और सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम्स वगैरह मौजूद होते हैं। ये देखिए, ये हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर, ये हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट और ये हमारे पास मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। वर्ड का प्रोग्राम हो गया, गूगल क्राम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ओपेरा सॉफ्टवेयर हो गया, एंड सो ऑन। उसके बाद हमारे पास आता है अनदर नेम फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम इज। अब आप देखें कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, सॉफ्टवेयर, तो हम पहली ऑप्शन को टिक कर देंगे। उसके बाद ए प्रोग्राम दैट कंट्रोल द कंप्यूटर बेसिक फंक्शन इज कॉल्ड, कि ऐसा प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कंट्रोल करता है उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है, कौन कौन से टास्क को परफॉर्म कर सकता है, माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने एक लिस्ट बना दी है छोटी सी, कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो इनपुट और आउटपुट को हैंडल करता है, प्रोग्राम्स को लोड करता है, डेटा को मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करता है, कंप्यूटर की मेमोरी को शेयर करता है, एंड सो ऑन। तो ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए, कम से कम 3-4 पॉइंट्स के बारे में आपको लाजमी तौर पर पता होना चाहिए जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। उसके बाद व्हाट इज मेमोरी इन कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर मेमोरी क्या होती है। अब आप देखें इंसान की मेमोरी क्या होती है। इंसान की मेमोरी हमारे पास होती है डेटा को स्टोर करने के लिए, उसमें हम अपनी बातें महफूज कर सकते हैं, वो इंसान की याददाश्त होती है। इसी तरीके से मेमोरी इन कंप्यूटर इज द डिवाइस वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ए प्रोग्राम, हमारे पास प्रोग्राम क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, मुख्तलिफ हदायत का सेट होता है। ये छोटा सा प्रोग्राम है, यहाँ पर सी लैंग्वेज के अंदर, ये मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर ये सी लैंग्वेज मौजूद है। जो ICS के स्टूडेंट हैं पार्ट फर्स्ट के, तो इंशाल्लाह पार्ट सेकंड के अंदर हम इन डिटेल सी लैंग्वेज को सीखेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इसके अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे। तो इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये मुख्तलिफ हदायत की तरतीब होती है। मिसाल के तौर पर अगर इस इंस्ट्रक्शन को हम सबसे पहले लिख दूं तो हमारे प्रोग्राम के अंदर एरर आ जाएगा, या मैं इसको यहाँ पे लिख दूं या इनकी मैं तरतीब को चेंज कर दूं तो उससे भी हमारे प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, एरर्स आ सकती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन निमोनिक कोड्स एंड मशीन कोड्स, के निमोनिक कोड्स और मशीन कोड्स के अंदर क्या फ़र्क होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मशीन कोड बाइनरी लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं और असेंबली लैंग्वेज के अंदर निमोनिक कोड्स लिखे जाते हैं जो कि इंग्लिश के अल्फाजों से मिलते जुलते होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है मशीन कोड्स आर इन बाइनरी, निमोनिक कोड्स आर इन शॉर्ट हैंड इंग्लिश। तो इसको भी आगे चल के हम देखते हैं, इसकी एग्जांपल इंशाल्लाह आ रही है। नेक्स्ट, बायो स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हमारे पास ये बायो चिप होती है मदरबोर्ड के अंदर, ये क्या काम करती है यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इन अ स्मॉल रोम चिप ऑन द पीसीस मदरबोर्ड। ये रोम चिप के अंदर बायोस मौजूद होता है। ए बेसिक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, इसके अंदर एक बुनियादी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि मुस्तकिल तौर पर रोम में स्टोर होता है। दिस सॉफ्टवेयर फंक्शन एज अ बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी हमारा कंप्यूटर सिस्टम जब कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो है कंप्यूटर को ऑपरेट करने का सॉफ्टवेयर यहीं से लोड होता है, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द पीसी, और यहीं से हमारा पीसी स्टार्ट होता है। दिस हार्डवेयर इंटीग्रेटेड विद सॉफ्टवेयर इज आल्सो रेफर टू एज फर्मवेयर, और इसके अंदर जो प्रोग्राम होता है उसको हम फर्मवेयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आ गया यूएसबी स्टैंड्स फॉर। अब कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूएसबी के लफ्ज को दिन में कई दफ़ा इस्तेमाल करते हैं लेकिन उन्हें इनकी फुल फॉर्म के बारे में पता नहीं होता। तो यूएसबी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस, और ये यूएसबी की हमारे पास शेप भी आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है द एग्जांपल ऑफ एन इम्पैक्ट प्रिंटर।
कि हमारे पास जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसकी क्या कौन सी मिसाल है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इम्पैक्ट प्रिंटर जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को भी कहते हैं। साथ मैंने इन डिटेल इसकी डायग्राम को भी बना दिया है कि व्हाट इज प्रिंटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर। तो प्रिंटर की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आप लिखेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, फोटो प्रिंटर। उसके बाद हमारे पास प्लॉटर आ गए, ये भी नॉन इम्पैक्ट होते हैं। इनमें पेन बेस्ड प्लॉटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर। तो ये चीज़ें आपको याद होने चाहिए एमसीक्यू के हवाले से, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट आ गया मदरबोर्ड कंसिस्ट ऑफ। मदर के बोर्ड के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, सीपीयू, रैम एंड बायोस चिप, एक्सपेंशन स्लॉट्स, हीट सिंक या फैन। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे कंपोनेंट जो हैं वो मदरबोर्ड के ऊपर मौजूद होते हैं। कई दफ़ा इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि मदरबोर्ड के कोई से दो कंपोनेंट के नाम लिखें, तो आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर। अभी प्रीवियस कुछ स्लाइड में हमने पढ़ा कि हार्डवेयर हमारे पास फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। तो प्रोसेसर चिप भी फिजिकल कंपोनेंट है, प्रिंटर भी फिजिकल कंपोनेंट है, माउस भी फिजिकल कंपोनेंट है, और जावा हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावा इसका करेक्ट आंसर है, जो कि हार्डवेयर नहीं है। तो फिर ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर है। विच बस इज यूज टू कैरी डेटा टू एंड फ्रॉम द मेमोरी। के कौन सी बस जो है वो मेमोरी से डेटा को लेके जाती है और मेमोरी से डेटा पर आती है, यानी कि मेमोरी के ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है मेमोरी से, यानी मेमोरी पर डेटा लाती भी है और मेमोरी से डेटा को सेंड भी करती है। तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल डेटा बस हमारे पास बस होती है जो कि डेटा को लाने और ले जाने का काम करती है। नेक्स्ट आ गया कंप्यूटर गेट्स इनपुट विद द हेल्प ऑफ। कंप्यूटर इनपुट ले सकता है किसके जरिए। नंबर 1 माउस एंड कीबोर्ड, नंबर 2 जॉयस्टिक, नंबर 3 प्रिंटर, नंबर 4 बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी से क्या मुराद है, यानी कि पहला और दूसरा आंसर। यहां पर एक्चुअली इस तरह आना था बोथ 1 एंड 2। तो इसकी करेक्शन कर लेते हैं। यहां पर है 1, ए को काट दें आप, और यहां पर हमारे पास है 2। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स आएगा बोथ 1 एंड 2। यानी माउस, कीबोर्ड और जॉयस्टिक ये सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके जरिए कंप्यूटर जो है इनपुट को रिसीव करता है। नेक्स्ट आ गया विच डिवाइस इज मोस्टली यूज्ड टू एंटर डेटा इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कि कौन सी डिवाइस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है कंप्यूटर में डेटा या इंफॉर्मेशन को एंटर करने के लिए। तो अंडरस्टूड है ये हमारे पास, ये कीबोर्ड इसका आंसर है। 42 which of the following are example। माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन आल। तो इसका विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। तो इसका करेक्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट है आंसर की, वो माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइस। तो ये इसका कंप्लीट आंसर है, ऑफ इनपुट डिवाइसेस। ये इसको कंप्लीट करके आपने लिख लेना है, डिवाइसेस। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा, माउस, ट्रैक बार, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, सारी की सारी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस। ये यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है, ये देखिए ये एक्चुअली ये पॉइंटिंग डिवाइसेस भी हैं कि इनके जरिए हम कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं।
माउस, ट्रैक बॉल, पॉइंटिंग स्टिक, टच पैड के पॉइंटिंग डिवाइसेस कंट्रोल द पोजीशन ऑफ द कर्सर पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। पॉइंटिंग डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस जिसके जरिए हम कर्सर को स्क्रीन पे कंट्रोल उसकी मूवमेंट को कर सकते हैं। तो ये ट्रैक बॉल आ गया, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, पॉइंटिंग स्टिक, ये ब्लू कलर के अंदर आपको नजर आ रही पॉइंटिंग स्टिक, फिर ये टच पैड आ गया और ये पेन आ गया। उसके बाद विच ऑफ कीज आर आल्सो नोन एज मॉडिफायर कीज, के कौन सी कीज है जो मॉडिफायर कीज के तौर पर जानी जाती हैं। तो हमारे पास शिफ्ट की भी मॉडिफायर कीज होती है, कंट्रोल की को भी मॉडिफायर की कहते हैं, आल्ट की को भी मॉडिफायर की कहते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये सारी की सारी कीज मॉडिफायर कीज हैं। और जो विंडो की है इसको भी मॉडिफायर की कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये ऐसी कीज होती हैं जब इनके साथ हम दूसरी कीज को प्रेस करते हैं तो उस कमांड का पर्पस चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर हम जब एस को प्रेस करते हैं तो एस लिखा जाता है, लेकिन जब हम कंट्रोल के साथ एस को प्रेस करते हैं तो वो फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की होती है। यहाँ पर मैंने इसके नाम भी मेंशन कर दिए हैं ताकि आप स्टूडेंट्स बड़े इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट, विच की इज यूज टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू, के कौन सी की है जो कि स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के काम आती है। तो इसका करेक्ट आंसर है विंडोज की। यहाँ पर ये देखिए, ये विंडो की मौजूद होती है। जब इस पे हम इसको प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो हमारे पास स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। ये स्टार्ट मेन्यू ओपन है हमारे। ए जॉयस्टिक इज प्रीमियरली यूज्ड फॉर विच पर्पस, के जॉयस्टिक का बुनियादी मकसद क्या है। तो जब भी जॉयस्टिक की बात आएगी तो आपने गेम्स के हवाले से इसके आंसर को टिक कर देना है। तो कंप्यूटर गेमिंग के लिए जॉयस्टिक इस्तेमाल होती है। ये मुख्तलिफ शेप्स मैंने आपको जॉयस्टिक की दिखा दी। ये सबसे पुरानी जॉयस्टिक की किस्म है। उसके बाद ये एडवांस फॉर्म और ये मोस्ट एडवांस फॉर्म जॉयस्टिक की, कि जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर पे बड़े इजीली गेम्स को प्ले कर सकते हैं। उसके बाद आगे कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो नोन एज, कंप्यूटर मॉनिटर को हम VDU भी कहते हैं। VDU स्टैंड फॉर वीडियो डिस्प्ले यूनिट। ये आ गया विजुअल डिवाइसेस में, पहले आ गया मॉनिटर, उसके बाद आ गया LCD। तो ये हमारे पास विजुअल डिस्प्ले यूनिट होते हैं। उसके बाद अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी, TB, KB, GB, MB। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमने इसकी तरतीब देना है। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया और ये टेबल आ गया। आप इस टेबल को अच्छे तरीके से याद कर लें, ज़हन नशीन कर लें। GB ग्रेटर देन, देखें GB बड़ा होता है, उसके बाद MB होता है, उसके बाद KB होता है हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास टेराबाइट होता है। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमने तरतीब देनी है। अब इसके अंदर कुछ एरर है। हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स वो ये वाला है, ये नंबर 4 नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो ये रॉन्ग है जी, ये फॉल्स है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला है, नंबर 3 वाला। बिकॉज आप देखें टेबल के मुताबिक, आप देखें तो सबसे पहले TB है, उसके बाद GB, फिर MB, KB, यानी TB ग्रेटर देन GB। ये देखें TB ग्रेटर देन GB, उसके बाद GB ग्रेटर देन MB, GB ग्रेटर देन MB, उसके बाद MB ग्रेटर देन KB, MB ग्रेटर देन KB। तो नंबर 3 यानी कि इसमें दिए गए सबसे बड़ी जो हमारे पास यूनिट है मेमोरी का वो है TB, उसके बाद GB, उसके बाद MB, उसके बाद KB। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इसको तरतीब दे दिया। तो अगर ये टेबल आप याद कर लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ आप इनकी करेक्ट ऑप्शन को आप टिक कर देंगे। उसके बाद आ गया द आउटपुट शोन ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड, कंप्यूटर मॉनिटर पर जो आउटपुट शो होती है उसको कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। अब आप ये देखें, जो हमें कंप्यूटर के मॉनिटर पे आउटपुट नजर आती है उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, लेकिन जब उसका हम प्रिंट ले लेते हैं तो उसको हार्ड कॉपी कहते हैं।
अब ये आउटपुट डिवाइसेस में आप देखें, सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस और हार्ड कॉपी डिवाइसेस। मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, ये हमारे पास सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस हैं। और हार्ड कॉपी डिवाइसेस हमारे पास कौन सी हैं? प्रिंटर एंड प्लॉटर, यानी जिसके जरिए हम अपनी सॉफ्ट कॉपी का प्रिंट ले सकते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दर्ज इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो उसके लिए सी लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ये भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई लेवल लैंग्वेज, ये हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है इसमें? तो हमारे पास आंसर है सी। तो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में फ़र्क क्या होता है, थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर माय डियर स्टूडेंट सारी की सारी इंफॉर्मेशन बाइनरी फॉर्म के अंदर होती है, यानी 10 के अंदर। और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो ह्यूमन रीडेबल कोड के अंदर होती है। ये देखिए ह्यूमन रीडेबल कोड, प्रिंट कमांड आ गई, उसके बाद एल्स आ गया, फिर प्रिंट कमांड आ गई एंड सो ऑन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लो लेवल लैंग्वेज, के दर्ज इनमें से कौन सी लो लेवल लैंग्वेज की किस्म है? असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, बोथ 1 एंड 2। तो इसका आंसर हमारे पास है बोथ 1 एंड 2। असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज है और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लो लेवल लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा बोथ 1 एंड 2। तो इसको भी करेक्ट कर ले, ये वाला इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है बोथ 1 एंड 2। ये हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है और ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि मज़ीद जो लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। ये देखिए हमारे पास एग्जांपल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस, बेसिक लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है, लोगो लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है, पास्कल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है। देखो तीनों के अंदर जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं वो हमारे पास ह्यूमन रीडेबल कोड के अंदर दी गई है। उसके बाद लो लेवल लैंग्वेज के अंदर जो हमारे पास असेंबलर होता है, यानी असेंबली लैंग्वेज के अंदर, इसके अंदर इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं और मशीन कोड के अंदर इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दी जाती है। ये रिलेटेड है हमारे पास, जो ये जो असेंबलर है ये होता है असेंबली लैंग्वेज के अंदर और जो मशीन कोड है ये होता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो इस तरीके से हमारा आज की जो वीडियो है वो कंप्लीट हो गई।